प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद केमिका सर को नमन करते हुए उनकी लिखे हुए साहित्य का जो हम लोग ज्ञान विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण मेरिडियंस हैं और बहुत सारी डिटेल का ट्रीटमेंट उन्होंने इस पर छोटी छोटी बातों के हिसाब से बताया है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि एडी मेरिडियन क्या है और एडी मेरिडियन के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बीमारियां आती हैं। तो उसमें 3 तरह की बातें बताई गई थी: एंटीबॉडीज, मेडिकेटेड एलर्जी, सेल मेडिकेटेड एलर्जी और मिक्स्ड एलर्जी। तो इसमें कुल मिलाकर के जो एंटीबॉडीज मेडिकेटेड एलर्जी है उसमें फूड एलर्जी और चाइल्डहुड एंजाइम जो बॉडी में बनते हैं उसकी वजह से एलर्जी है, या आपके बाहर से खासतौर से जो पॉलन होते हैं उनका, या अगस्त सितंबर में जो घास सड़ती है उसकी जो स्मेल आती है, आंख नाक कान से जो सेक्रीशंस होते हैं, छींके आती हैं, तो ये एक्सट्रिंजिक अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा होता है। और सांस लेने में, छोड़ने में रोगी को बहुत परेशानी होती है। तो देखिए, ये तो आपका हो गया मेडिकेटेड। और सेल मेडिकेटेड क्या हो गया? इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स काज ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो सेल के अंदर डिजनरेशन होता है। तो सेल मेडिकेटेड यानी सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जो चेंजेज आते हैं उसकी द्वारा जो इफेक्ट आता है। तो खास तौर से ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, मम्स। मम्स जो ये कान के नीचे हो जाता है हमारे, ये हिस्सा, ये मम्स का हिस्सा है जिसको पैरेटिड ग्लैंड कहते हैं। इस पैरेटिड ग्लैंड के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग मम्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में काज स्मॉल पॉक्स। जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती है वो रिएक्ट करके स्मॉल पॉक्स दे सकते हैं। सम मेटल्स एंड केमिकल combined with the protein of the skin and they cause allergic contact dermatitis। तो डर्मेटाइटिस का मतलब जो स्किन की लेयर है, डर्मिस लेयर है, उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन हुआ क्योंकि ये केमिकल हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है। और मिक्स टाइप की एलर्जी में हम लोगों ने बात की थी हाशिमोटो, थायराइडाइटिस, परमिशियस एनीमिया। ऐसी एनीमिया जिसमें ब्लड का कितना भी खाते पीते रहिए ब्लड बढ़ता ही नहीं है। एनीमिया तो है, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि थैलीसीमिया नहीं है लेकिन एनीमिया है। यानी थैलीसीमिया से पहले की अवस्था, जैसे माइनर थैलीसीमिया फिर मेजर। तो ये माइनर थैलीसीमिया से पहले की अवस्था है। 8-9, 7-8-9 हीमोग्लोबिन रहता है, परमिशियस एनीमिया कहते हैं। और ये इसका मेन एजेंट होता है स्टमक। स्टमक में जो ब्रेक डाउन होता है उसके द्वारा ये सारा कुछ चेंजेज आते हैं। और सेल्फ एंटीजन इन पैंक्रियाज, यानी ऐसे एंटीजन जो पैंक्रियाज में इफेक्ट करके पैंक्रियाज के सेल को खाते हैं जिससे वो इंसुलिन नहीं बना पाता। तो पैंक्रियाज का जो टेल है, हेड से पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है और टेल से, जो टेल का हिस्सा है उसमें लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं जिसमें अल्फा सेल से ग्लूकागान, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टिन हार्मोन सेक्रेट होता है। तो बीटा सेल से जो हार्मोन सेक्रेट करती है पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो सभी लोगों को ये पता होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो पैंक्रियाज से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो टाइप 1 का मतलब क्या हो गया
कि जहां पर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता, ये तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो पैंक्रियास की जो सेल हैं एंटीजन, उनको वहां से रिमूव करना शुरू करिए पैंक्रियास के ट्रीटमेंट से। पैथोजेनिक फैक्टर को हटाएंगे। अचानक से कभी फीवर हुआ या कोई मेडिकेशन हुआ तो ही ऐसा होता है, यानी बर्थ के 7-8 साल की एज में ये दिखने लगता है, या कभी कभी बहुत अर्लियर दिख जाता है, 3-4 साल में भी दिख जाता है। और सेल्फ एंटीजन जो होते हैं वो जॉइंट के साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करके अर्थराइटिस क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एलर्जी। अब देखिए एक और सिम्टम्स है हाई फीवर। मेन सिम्टम्स है राइनोहेरिया, एक्सेसिव वाटरी एक्सक्यूट फ्रॉम द नोज। जैसे ही ठंडे गर्म में जाएंगी नाक से पानी अपने आप गिरने लगेगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आप हैं, दिस ओके। रेडनेस ऑफ आईज, आंखों में लाली आ जाती है और आंख से पानी गिरने लगता है, एक्सेसिव टीयर सेक्रेशंस हो जाती है। और ये हाई फीवर का मेन काज क्या होता है? पॉलन एलर्जी। जो फरवरी मार्च में जब किसान गेहूं की फसल का मड़ाई करते हैं तो उससे बहुत छोटे छोटे पॉलन या पौधों के जो पॉलन्स होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, उसकी एलर्जी होती है। और माइट ऑफ पिलोस फिदर्स, तकिए में जू पड़े होते हैं, उसकी एलर्जी होती है। और एनिमल टेंडर डेंडर, जो पशुओं के ऊपर पपड़ी पड़ती है, उसकी एलर्जी। दिस सबस्टेंस causes vasodilation. These substance cause vasodilation. वेसोडाइलेशन कल आपको बताया था कि रक्त वाहिनियों को फैलाने का काम कर देते हैं, और इनकी परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरीज वॉल, जो जब डायलेट होगी तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो परमिबिलिटी यानी जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के बीच में एक्सचेंजेस होता है फ्लूइड का, वो मात्रा काफी बढ़ जाती है। और हाइपर सेक्रीशन बाय ग्लैंड्स, अगर आपके ग्लैंड से किसी भी तरह का हाइपर सेक्रीशन होता है जिसमें आप देखिए डायलेट होगा तो स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज भी हो जाती है। अगर उसका एरिया बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? स्वेल हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। एलर्जिक अस्थमा या एटॉपिक अस्थमा या एक्सटिंक्टिक अस्थमा, ये तीनों बातें एक ही हैं, एलर्जिक की वजह से होती हैं। मेन सिम्टम्स क्या होता है? ब्रीदिंग ट्रबल ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन। आप ऐसी जगह पर जाइए जहां डस्ट उड़ रही हो तो आपको सांस लेना दुर्बर हो जाता है, अगर एलर्जिक अस्थमा। या कहीं पर धुआं या स्मोक चल रहा है तो वहां पर भी आपको सफोकेशन होगी। समवन कि जो कुछ लोग स्मोक करते हैं सिगरेट्स का या इस तरह का, उसकी स्मेल से भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं इसके, यानी एलर्जिक अस्थमा, हाइपर सेंसिटिव टू फोरिजिन प्रोटीन, यानी ये हाईली सेंसिटिव होने की वजह से जो फॉरिजेंस प्रोटीन्स होते हैं उसका फ्रेगनेंस होता है, वो आपको इफेक्ट करता है। पोलन का छोटे छोटे कण होते हैं वो आपको करता है। डस्ट कंटेनिंग माइट्स फ्रॉम कॉर्पेट, अगर आप कॉर्पेट वगैरह अपनी चादर को झाड़ेंगे तो उससे छोटे छोटे पोलन तरीके के उड़ते हैं। आप देखिए अगर उस पर बाहर से सूर्य का प्रकाश पड़े तो बहुत सारे ऐसे उड़ते हुए दिखेंगे, उससे एलर्जी हो जाती है क्योंकि आपका सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है। सर पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 48 है और 43 42 है इंग्लिश में तो 44 45 है इंग्लिश में। तो ये बहुत खास बातें हैं जिनको हमें जानना है। फीदर्स, पिलोस, तकिए में जू होना,
कारपेट की धूल या जू होना, जो एनिमल्स के ऊपर इसकी स्किन के ऊपर लेयरिंग हो जाती है, अगर ऐसा है तो फंगस। कहीं पर गीलापन है और वहां पर स्टिकीनेस हो गया, चिपचिपापन आ गया, तो वो फंगस जमा हो जाता है, फंगस। और अटैक ऑफ एलर्जिक अस्थमा बिकम लेस फ्रीक्वेंट देन लेस सीवर विथ एज। तो जितनी भी एलर्जी की चीजें हैं, ये एज के साथ साथ धीरे धीरे आप देखेंगे ये कम होती जाती हैं। द above referred substances cause vasodilation, जो ऊपर की पॉलन पॉलन पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, ये सारे फीदर्स हैं, जानवरों की चमड़ी है, फंगस है, ये सारी चीजें क्या करती है, वेसो डायलेट कर देती है हमारी स्किन को, स्किन लेयर को, सेल के लेयर को डायलेट कर देती है, जिससे उसका एरिया बढ़ जाता है और उसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे ये अस्थमा या एलर्जी बढ़ जाती है। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज वॉल, छोटी छोटी कैपिलरीज वॉल होती है जो बाहर भीतर फ्लूइड को ले जाती हैं। हाइपर सेंसिटिव हाइपर सेक्रीशन बाय ग्लैंड्स, जो हमारी सेल हैं उनसे कुछ हाइपर सेक्रीशन होता है, सोलन टिश्यू होता है। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एलर्जिक एल्वियोलाइटिस। एल्वियोलाइज लंग्स की सेल हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इसका मतलब हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, अगर अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो बाहर की सेल में जाना चाहेगी, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और बाहर साइड में क्या है, ब्लड के लेयर में ऑक्सीजन है, हायर है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आएगी। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के द्वारा होता है, यानी विभवांतर के द्वारा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की बात। तो एलर्जिक एल्वेलाइटिस, इट काज इनहेलिंग मटेरियल contaminated by muds, fungus, appear as a layer of organic substances. So allergic alveoli may be following three types: farmer's lungs, bagasosis, इसके लिए क्या काज होती है, मडी वे, फफूंद लगी हुई घास, या आपके घर पर जहां नमी होती है वहां फफूंद लग जाती है। अगर आप अपने घर में खाने पीने की चीजों को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख जाइए तो ऊपर सफेद सफेद पार्टिकल जमा हो जाते हैं, वही फफूंद कहलाती है, यानी फंगस कहलाता है। मडी शुगर वेस्टेज, यानी चीनी जैसी चीजों पर या खोए की जैसी चीजों पर छोटी छोटी लेयर जम जाती है, उसमें कभी कभी व्हाइट कलर की होती है, कभी कभी ब्लैक कलर की होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये फार्मर लंग्स बोला जाता है, बैगोसिस। और सबसे कॉमन है बर्ड्स एंडर्स ऑफ लंग्स, यानी किसी चिड़िया के, पक्षी के बीट से एलर्जी हो जाना। खास तौर से घरों में कबूतर देखा जाता है, तो कबूतर की एलर्जी से होने वाला अस्थमा भी बहुत उतना ही खतरनाक है, क्योंकि एल्वियोलाइज को ब्लॉक कर देता है। तो ये काज ऑफ डिजीज, मॉडल्स ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग्स, माल्ट वर्कर्स ऑफ लंग्स काज डिजीज। तो माल्टी बार्ली, यानी जो बार्ली क्या होती है, जो आटा होता है, जौ होता है, ग्रेन्स होती हैं, उसके ऊपर फफूंद लग जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर किसी के घर में चिड़िया पालन है, अगर एलर्जी हो गई तो वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाकई में इन सब चीजों का अगर एल्वोलाइज का आइटिस हो जाता है एल्वोलाइज में, तो ये ठीक नहीं होती किसी भी तरह से। अब देखिए क्या है, एल्वेलाइज वॉल बिकम थिक
एल्विलाइज की वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो लंग्स की वॉल तो थिक होती ही होती है, एल्विलाइज की वॉल को कहाँ से ट्रीट करेंगे? तो उसके लिए डॉक्टर वॉल ने एलर्जी डीजनरेशन की मेरिड दी, और उसके लिए भी और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेंगे। देयर इज प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। पहले क्या होता है कि एल्विलाइज की वॉल जहां कवरिंग है उस सेल की, वो थिक होती है, मोटी होगी तो क्या होगा, एक से दूसरी वॉल चिपक जाएगी। आपका क्या होता है, एल्विलाइज गुच्छे में होता है, छोटे 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 गुच्छे। और जब मोटी होगी तो वॉल आपस में चिपकती जाएगी। जब चिपक जाएगी तो क्या होगा, फिर सेकेंड स्टेज पर प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, लंग्स का फाइब्रोसिस हो जाता है। तो क्या होगा, एल्विलाइज बिकम फ्यूज्ड। जब एल्विलाइज फ्यूज हो जाएंगी तो क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस का मतलब हार्डनिंग ऑफ लंग्स, कड़ा हो जाना लंग्स का। जब कड़ा हो जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, क्या फ्यूज कर रहा है, आकाश। आकाश का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, लेयर, आउटर लेयर। जब वो मोटी होगी तो क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रोग्रेसिव डिजीज है, इट लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और बाद में क्या करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी क्या करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में ले जाती है। और पल्मोनरी आर्टरीज अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। चलो ठीक बता रहा हूं ना। इसके अलावा देखिए, आपका जो रूमेटिक अर्थराइटिस है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, causing 4 week after throat infection, children and young adults most commonly affected। तो किसी में भी होती है, आफ्टर एक्यूट फेज देयर आर परमानेंट डैमेज टू हार्ट वॉल। देखिए इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है, रूमेटिक अर्थराइटिस है। खास तौर से यंग एज में 12-13 साल तक के बच्चों में, एक से लेकर के हाई फीवर होता है। और हाई फीवर होने से हार्ट की वॉल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कितनी वॉल होती है, 4 वॉल होती है। 4 वॉल होती है, ट्राइकैप्सिड राइट साइड, बाइकैप्सिड या मिट्रल वॉल लेफ्ट साइड में, पल्मोनरी वॉल एंड एरोटिक वॉल। अगर उसमें कहीं भी सिकुड़न आ जाती है तो ये रूमेटिक अर्थराइटिस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वॉल्स को इफेक्ट करती हैं। Tricapsid valve sometime affected and some, and the pulmonary valve is rarely affected। तो देखिए क्या इफेक्ट करता है कि ट्राइकैप्सिड वॉल्व समटाइम इफेक्ट कर जाता है, लेकिन पल्मोनरी वॉल्व रेयरली इफेक्ट होता है। तो क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, बाइकैप्सिड वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व। बाइकैप्सिड वॉल्व किससे जुड़ा होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां प्योर ब्लड का एक्सचेंज होता है। और एरोटिक वाल्व जहां से प्योर ब्लड इंटायर बॉडी में फ्लो करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको जानना है। द पेरिकार्डियम में बिकम इनिलिस्टिक, और इसमें पेरिकार्डियम वॉल भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हार्ट में बी रिड्यूस। तो हार्ट का जो डायलेट होने का काम है, डायलेट कब होता है हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायस्टोलिक प्रेशर में हार्ट डायलेट होता है। तो ऐसे लोगों का ऊपर का बीपी ठीक रहता है, नीचे का बीपी स्लाइटली बढ़ जाता है। जब डायस्टॉल होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इज इंडिकेट ऊपर का बीपी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट नीचे का बीपी। यानी हार्ट को पूरा रेस्ट नहीं मिल रहा जितना उसको रेस्ट मिलना चाहिए। तो जब बीपी बढ़ता है तो आपको यहीं पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हार्ट की वॉल्व का।
तो अभी आपको जब ट्रीटाइज पढ़ाएंगे तो सारा हम फटाफट आपको ये सारी बातें बताएंगे। both rheumatic fever and after effect of rheumatic arthritis, हार्ट वॉल्व स्टेनोसिस कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो जो हार्ट के वॉल्व का पॉइंट है, राइट में ट्राई कैप्सिड, लेफ्ट में बाई कैप्सिड, ओरिजिनल पॉइंट पर टोन करिए या ब्योल के कॉरेस्पॉन्डेंस पर टोन करना चाहिए। जब स्टेनोसिस हो गया यानी सिकुड़ गया, है ना, जब सिकुड़ गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो उसको टोन करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। एंड inelastically pericardium can be treated by the allergy and vascular degeneration। उसी को एलर्जी एंड वेस्कुलर डिजेनरेशन में। पेज 50 इन हिंदी, पेज 46 इन इंग्लिश, पोस्ट पेज 47 इन इंग्लिश। आपका है एडी मेरिडियन। एडी मेरिडियन, इसका, इस मेरिडियन का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है मिडिल फिंगर में अल्नर बोन की तरफ। तो ये आपका है मिडिल फिंगर में एडी मेरिडियन का, इसकी जड़ में एडी, बिल्कुल इन यांग डिवीजन लाइन पर, जो आपके नेल के बॉर्डर के साथ ही जहां पर नेल निकलती है उसकी रूट में होता है, जहां बोन जाती है और नेल मिलता है उसके रूट में होती है। और इस पॉइंट को बोलते हैं एलर्जी डिजेनरेशन। तो अब डॉक्टर वॉल के हिसाब से देखेंगे तो डायफ्राम से नीचे AD1, डायफ्राम और नेक तक AD2 और हेड रीजन में AD3 का पॉइंट यूज होता है बेसिकली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझिएगा। AD1 इज द एलर्जीज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर एलर्जीज है लोअर पार्ट बॉडी में है तो एडी मेरिडियन को सेडेट करते हैं, एडी मेरिडियन को सेडेट करते हैं। और ये क्या करता है, एलर्जी ऑफ द स्किन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में एलर्जी हो, एलर्जी स्किन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल ऑर्गन में, डायफ्राम के नीचे आपकी स्पाइन एरिया में, बैक साइड में, एलर्जी ऑफ वेसल्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के निचले भागों में ब्लड वेसल्स में एलर्जी हो जाए तो यहाँ पर उपचार करना चाहिए। कुछ लोग आपके पास आते होंगे जो कहते हैं कि थोड़ा सा चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाता, फिर डॉक्टर के पास जब दिखा के आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराइए, पैर की आपकी आर्टरीज ब्लॉकेज है। तो आर्टरीज ब्लॉकेज कब होगी, सबसे पहले एलर्जी डिजनरेशन होकर के वहां पर क्या होगा कि ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाएंगे, और जब हार्ड हो जाएंगे तो उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा फ्लो के साथ, तो जो भी मटेरियल उससे होके गुजरेगा वो जगह जगह बैठ जाएगा। क्योंकि उसमें जब मूवमेंट होती है, स्पंदन होती है, पेरिस्टाल्टिक स्पंदन होता है, तो जो पार्टिकल है वो ब्लड के साथ फ्लो करके आगे बढ़ जाता है, और नीचे से कोई हिलाएगा डुलाएगा ना तो जहां बैठ गया वहीं बैठता जाता है, तो ब्लॉकेज हो जाती है। तो, तो फैट का डिजनरेशन इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। फैट का क्या जमा होता है, पहले तो फैट ही जमा होता है, आप सभी जानते हैं। फिर बाद में क्या जमा होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो अलग अलग विषय है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये शरीर के निचले भाग की एलर्जी का पॉइंट है। अगर आपको गैस्ट्रोपैथी है, गैस बनती है और कुछ भी खाते ही पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है ब्लॉट कर गया है, तो AD1 सेडेट करिए। अगर आंतों में एलर्जी है और कोलाइटिस है तो भी AD1 सेडेट करना है, आपको AD1 सेडेट करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके यूरिनरी ब्लडर में और जेनाइटल ऑर्गन में
एलर्जी है, तो AD1 और AD के साथ उसका CMP पॉइंट, हर में CMP पॉइंट लेना है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिस्टरबेंस दोनों को कनेक्ट ट्रीट कर लेती है, और ये बहुत बड़ी बात। तो AD बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और AD1A मेजरमेंट पॉइंट है फॉर एलर्जिक इरिटेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आप सभी को पता है, सेल्फ सेल्फ नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है ऑटोनोमिकली, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लेवल पर अगर इरिटेशन है तो ये AD1A सेडेट करना चाहिए। ठीक है, अपने आप खारिश होती है, अपने आप चुभन होती है, और फिर क्या होता है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, घंटों घंटों खुजाते रहते हैं, और तब तक खुजाते हैं जब तक वहां पर ब्लड ना आ जाए और अब खुजाने के लिए जगह ना बचे। यानी अपने आप खारिश शुरू हो जाती है ऑटोनॉमिकली, जहां पर भी कि आपको चुभन हो रही है, खारिश शुरू हो गई, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो AD1A इंटायर बॉडी में, कहीं पर भी, सिर में, कुछ लोग सिर खुजाते हैं, डेंड्रफ हो गया, जब चेक करिए तो डेंड्रफ नहीं है, बस खुजली किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को हाथों में खारिश हो जाती है, कुछ लोगों को फेस पर खारिश हो जाती है, पैरों में हो जाती है, वो खारिश से किए जाते हैं, उनसे रुका ही नहीं जाता, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा वहां पर इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, जो पेशेंट को पता ही नहीं। तो AD1A इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एलर्जी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल क्लॉट की एलर्जी का भी उपचार यहीं पर होगा। AD1 भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये AD1A है, वात ज्वाइंट से नीचे की तरफ उतरेंगे गड्ढे में, AD1A है, और ऊपर की तरफ जाएंगे पित्त ज्वाइंट के ठीक नीचे, ये AD1B है, बोन के साथ इसका कांटेक्ट है। AD1B ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, AD1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ऑफ एलर्जी प्रोसेस थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। तो AD1B और AD1A को सेडेट कर दें तो इंटायर बॉडी की एलर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। AD1C एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पर है, पित्त ज्वाइंट के नीचे कफ ज्वाइंट की तरफ जाएंगे, तो ये पॉइंट, इस हड्डी, ये देखिए हड्डी है बीच की, इसके नीचे उतरिए, ये है AD1C। और ये क्या है, समेशन मेजरमेंट पॉइंट है आर्टरीज एंड वेस्कुलर स्क्लेरोसिस का, यानी आर्टरीज का फंक्शनल पॉइंट है इंटायर बॉडी में, वेसल्स का। तो आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस है, यानी स्क्लेरोसिस का सिर्फ मोटा अर्थ समझिए कि हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब ब्लड वेसल्स जितनी हार्ड होगी, हार्ड कब होती, जब सूखती है। आप एक पेड़ की टहनी ले लीजिए, आप जैसे चाहिए वैसे मोड़िए, वो टूटेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे तो। लेकिन जब वो ड्राई होके सूख जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो जैसे करेंगे वो क्रैक कर जाएगी। तो जैसे ही क्रैक करती है, जगह जगह से आपकी आर्टरीज फट जाती है। आप उसका एक सिंपल सा तरीका देखें, जो आपके पास घर में रबर की पाइप होती है, नई रबर की पाइप को ऐसे घुमा के बेंड करके देखिए, कहीं क्रैक नहीं दिखता। लेकिन अगर वो पुराना हो गया है तो आप देखेंगे कि उसकी वो क्रैक्स दिखने लग जाता है। तो क्रैक्स जहां आ रहा है, इसी को बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ वेसल्स। तो आपकी पाइप जब हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है धूप और पानी के साथ, तो देखिए वो हार्ड होने लग जाती है। जब हार्ड होने लगी तो इसको ही बोलते हैं आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस। तो आपकी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज एंड वेन्स में
अगर कहीं रुकावट आ जाए तो उसका फंक्शनल डिस्टरबेंस का पॉइंट है। तो आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस हो जाए, यानी हार्ट की आर्टरीज जाम हो जाए, पैर की आर्टरीज जाम हो जाए, यहाँ से ब्लड वेसल्स जो सिर में लेके जाती है उसकी आर्टरीज हो जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है AD1C। और अगर एलर्जिक इरिटेशन है, हार्डनिंग है, अगर कोई चीज हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करनी है, तो AD1C को सेडेट करना चाहिए। तो जो आपकी लंबी ब्लड वेसल्स हैं डॉक्टर वॉल में, लेटेंट माइक्रो इरिटेशन इन लॉन्ग रन कॉज वेस्कुलर डिजनरेशन। तो AD1C बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एलर्जी मेरिडियन का। तो इससे किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स में एलर्जी हो जाए, कहीं पर डॉक्टर बोले कि ब्लड वेसल्स से ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो ये आपको तुरंत पकड़ के चलना चाहिए, बहुत ही फायदे का ट्रीटमेंट होता है इस। AD1C टोन करना चाहिए आर्टिस्ट के लिए। देखिए, प्राइमरली अगर इरिटेशन है तो सेडेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस होके चुकी है, डायग्नोज हो रहा है, तो ये क्रॉनिक हो गया, ऐसे कंडीशन में इरिटेशन नहीं होती, हार्डनिंग की वजह से उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तब टोन करते हैं। लेकिन प्राइमरली बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, तो प्राइमरली ही बात कर रहे हैं। तो जब आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस हो जाए, अगर हार्ट की आर्टरीज हार्ड होकर के ब्रेक होने लग जाए, यानी क्रैकिंग होने लग जाए, तब टोन करते हैं AD1C को। तो अगर आर्टरीज में स्क्लेरोसिस शुरू हो रही हो, प्राइमरली अगर हो रही हो, तो AD1C को सेडेट करते हैं, और आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस होके चुकी है तब वहां पर टोन करते हैं। इनिशियल डैमेज टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की अंदर की लाइनिंग, बाहर और अंदर जो कवरिंग होती है उसकी लाइनिंग का आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस। और आर्टरीज कितनी ब्लॉक है उसकी जांच करने के लिए इस बिंदु पर उपचार करना चाहिए। अगर आपकी ब्लड वेसल्स की आर्टरीज ब्लॉक है तो कितनी ब्लॉक है ये पता कर सकते हैं। आपको AD1C पर एक प्रेशर देना है। कौन सा प्रेशर? हार्ड प्रेशर। अगर इस पर पेन मिल रहा है तो माइल्ड ब्लॉकेज है, और थोड़ा सा हार्ड प्रेशर देते हैं यानी, तो इसका मतलब मॉडरेट से ब्लॉकेज है। और हल्का सा भी प्रेशर देने से पेन मिलता है तो सीवियर ब्लॉकेज है, अपने आप पता चल जाता है। तो ये 3 स्टेज ऑफ डिजीज है। अगर आपको आर्टरीज की ब्लॉकेज जांचनी है तो कुछ नहीं करना, आप अपना प्रोब लीजिए, AD1C को केवल हल्का सा प्रेस करके देखिए, अगर वहां नोड और पेन मिलती है हल्का सा भी दबाने से, तो इसका मतलब सीवियर ब्लॉकेज है। सॉफ्ट प्रेशर देने से, जिसको आप सॉफ्ट प्रेशर कहते हैं, अगर थोड़ा सा मीडियम प्रेशर देने से मिल रहा है तो मॉडरेट ब्लॉकेज है। अगर तेज प्रेशर देने से है, इट मीन्स ब्लॉकेज स्टार्ट है, 20-30% की ब्लॉकेज है। मॉडरेट का मतलब 50%, 60%। सीवियर का मतलब 80 से 90%। अपने आप ये पता चल जाता है। अब देखिए, अभी आपने बोला ना कि आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस में इसको टोन करते हैं, तो आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस इज प्रोग्रेसिव डिजीज। तो प्रोग्रेसिव डिजीज है, पहले शुरू हो जाए उसको रोक दीजिए सेडेट करके, अगर हो चुकी है तब टोन करेंगे। एलर्जी मेरिडियन को ज्यादातर हम लोगों ने सेडेट करके ही देखा है। जब प्रोग्रेसिव डिजीज हो गई, अब उससे आगे कुछ और नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तब उसको करेंगे। ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन है, यानी धीरे 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 बढ़ने वाला है, वॉल ऑफ आर्टरीज एंड एसोसिएटेड विद एजिंग एंड accompanied by hypertension, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में। लॉस ऑफ elasticity, increase systolic blood pressure and
पल्स प्रेशर, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिसिटी लॉस हो रही है तो इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और पल्स प्रेशर भी बढ़ता है, पल्स का रेट भी बढ़ जाता है। पल्स प्रेशर इज डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन स्मॉल आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज में ये इफेक्ट करेंगे। द नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन इंक्रीज पेरिफेरी रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर, इस्केमिक इस्केमिया issue supplied by affected arteries may occur। आप देखिए होता है ना इस्केमिक प्रॉब्लम, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो ये इस्केमिक जिसको कहते हैं डॉक्टर एरिथमिया है, एरिथमिया यानी हार्ट का जो प्रेशर है, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इट में काज generalized gangrene, which is the serious patient with diabetic mellitus। तो गैंग्रीन के केसेस में जहां ब्लड वेसल्स खत्म हो जाती है, ब्लड सप्लाई लेके नहीं जा पाती है, गैंग्रीन के केसेस में जिनको डायबिटीज होती है उसको डॉक्टर पैर काटते चले जाते हैं। एंड सेनाइल आर्टरीज स्क्लेरोसिस अफेक्ट एल्डरली पीपल। तो आप देखिए कि एल्डरली पीपल में सेनाइल आर्टरीज स्क्लेरोसिस हो जाती है। दिस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी रिड्यूस आर्ट्रियल ल्यूमेन, जहां जहां आर्ट्रियल ल्यूमेन है उसके अंदर से जहां ब्लड फ्लो करता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। इट काज सेरेब्रल इस्केमिक एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन। तो ओल्ड एज में होता है सेनाइल का मतलब जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल्स, उनके लिए है कि ओल्ड एज में ये प्रोग्रेसिव, या आप 55-60 के बाद अगर आप ब्रेन की एमआरआई कराते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो लिख देता है एज रिलेटेड एट्रोफी। तो ये सेरेब्रल इस्केमिक एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, देयर में भी हाइपरटेंशन आल्सो, यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इस कंडीशंस को हमें AD1C को ट्रीट करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हाई है और आर्टरीज की ल्यूमन कॉन्ट्रैक्ट कर गए हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो AD1C को सेडेट करना चाहिए। अगर बीपी का मैटर नहीं आता है और आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस है तब टोन करना चाहिए। टर्म और कंडीशन के साथ आपका ट्रीटमेंट होगा। AD1, AD1C के बाद है AD1, AD2 आपके बिल्कुल इस ज्वाइंट के अंदर, थर्ड ज्वाइंट के नीचे, ये बोन के साथ नीचे है। AD1, AD2 सॉरी AD2 है, और ये चेस्ट और नेक तक की एलर्जी के ट्रीटमेंट का काम करता है। एलर्जी ऑफ चेस्ट एंड थ्रोट, एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट, एलर्जी ऑफ अपर पोर्शन ऑफ बैक, एलर्जी ऑफ नेक, एलर्जी ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, हाथों की एक्सट्रीमिटीज में। दिस पॉइंट ट्रीट एलर्जी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अस्थमा, लंग्स और हार्ट दोनों के केस में ये काम करेगा। एलर्जी ऑफ मायोकार्डाइटिस, अगर हार्ट की मसल्स, मायो मतलब मसल्स होता है, और एलर्जी ऑफ मायोकार्डाइटिस, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, कार्डिया मतलब हार्ट। तो हार्ट की मसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी AD2 सेडेट करना चाहिए। ये सब इन्फ्लेमेशन की अवस्था है। स्किन एलर्जी ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी फ्रंट और बैक कहीं की भी हो। इनहेल्ड एयर एलर्जीज caused by animal hair and feathers, पक्षियों के पंख से या एनिमल के जो हेयर्स हैं उनसे एलर्जी हो,
सांस की प्रॉब्लम हो तो AD2 को सेडेट करते हैं। और इनहेल्ड एयर एलर्जीज काज बाई प्लांट हेयर एंड पॉलन, पौधों के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उनके द्वारा। एलर्जी काज्ड बाई मोल्ड पार्टिकुलरली इन मॉइस्चर हैबिटेशंस, जहाँ पर मॉइस्चर रहता है वहां पर फंगस की वजह से एलर्जी होती है। और इन हेल्थ एयर pollen caused by टारपेंटिंग एंड, जो कीटनाशक होते हैं, जैसे आप देखें किसी के घर में खिड़कियों की पुताई होती है, उसके ऊपर लगाते हैं ना तारपीन का तेल लगा के, फिर से ऊपर से पेंट की वार्निश करते हैं। या आप जहाँ पर पेंट होता हो जिसके घर में, वहां पर जिनको एलर्जी है ले जाइए, देखिए उनको सांस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तारपीन और इंसेक्टिसाइड, अगर आप अपने घर में काला हिट मारो मच्छर वाला या पीला हिट मारो तो उससे भी आपको एलर्जी हो जाती है। इनहेल्ड एयर एलर्जीज काज्ड बाय वुड इम्प्रेगनेशन मीडिया, यानी जाइलोलेशन, जो उसके ऊपर लोशन लगाया जाता है लकड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे भी आपको एलर्जी हो जाती है। तो देखिए स्पेशल नोट है, AD2 LU11 LU10D पर उपचार दे अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें हार्ड हो जाएंगी, तो सेडेट करेंगे। विभिन्न प्रकार की एलर्जी के प्रोटोकॉल जो आपके ट्रीटाइज 5 में वो दिए गए हैं। AD3 लास्ट पॉइंट है एडी मेरिडियन का, AD3। और बिल्कुल आपके इस जॉइंट के नीचे क्या है, AD2। और अगले जॉइंट के नीचे AD, आप लोगों ने YNM की क्लास की होगी, जहाँ 2 नंबर पॉइंट आता है 012, तो ये 2 नंबर वाला पॉइंट AD3 का है। और ये सिर के रीजन में, जो हेड रीजन में एलर्जी है उसके लिए है। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ हेड, एलर्जी ऑफ ऑर्गन ऑफ हेड, सिर के ऊपर जितने भी ऑर्गन है, आईज नोज ईयर गम्स टीथ, जहां पर भी एलर्जीज हो। एलर्जी ऑफ नेजल कैविटीज, पैरानेजल साइनसेस, एलर्जी ऑफ फेस एंड स्कल, खोपड़ी की। एलर्जीज ऑफ हेयर, हेयर से एलर्जी होगी तो क्या होगा, जैसे आप कलर लगाते हैं, आपको हेयर एलर्जी है, कलर लगाते ही आपके सिर में खारिश और इचिंग और रेडनेस आ जाती है, जलन होने लगती है, तो AD3 सेडेट करना चाहिए। और एलर्जी ड्यू टू द डेंटल प्रॉब्लम, AD3 के साथ LY मेरिडियन का डिफरेंस पॉइंट LY2 और AD1B के साथ करें, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं। एलर्जिक हाई फीवर, आंख नाक कान से पानी गिरना, और आंख और नाक से पानी गिरना, आंख रेडिश हो जाना, और स्नीजिंग बहुत ज्यादा होना, तो इसके लिए AD2 AD3। AD2 चेस्ट रीजन के लिए, AD3 हेड रीजन के लिए। LU11 लंग्स का विंड पॉइंट, LU10D लंग्स का SMP पॉइंट है। और AD1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ एलर्जी। तो यहाँ पर भी आपको ये पॉइंट सारे सेडेट करने पड़ेंगे। एलर्जिक रेनाइटिस में भी यही ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। अगर एलर्जिक रेनाइटिस है तो इसमें हम लोग ब्लड का जो पॉइंट है, सिया ब्लड UB17 को भी सेडेट कर देते हैं, तो एलर्जी पूरी बॉडी से नहीं जा पाती है। एलर्जिक माइग्रेन, एलर्जिक माइग्रेन यानी एलर्जी की वजह से माइग्रेन हो जाए, जैसे कोई कहीं गया और वहां स्मेल चढ़ी और उसको सिर दर्द होने लगा, या तो छींके आने लगेंगे या तो सिर दर्द होगा भाई। तो ऐसी कंडीशंस में हमें इसका उपचार करना चाहिए AD3 के साथ, AD2 के साथ।
अगर आपके ओरल कैविटी की एलर्जी है, माउथ की एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी है, कुछ खाया और मुंह पूरा फर गया, तो यहाँ पर भी आपको एडी मेरिडियन के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका हम लोगों ने बात की एडी मेरिडियन की। हाथ के डॉक्टर वॉल की जो मेरिडियन है वो लास्टली ओ आर मेरिडियन है। तो आज हम लोग ओ आर मेरिडियन भी पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ओ आर मेरिडियन ये भी लिम्फ की मेरिडियन है। खास बात क्या है, ये लिम्फ की मेरिडियन है। लिम्फ की मेरिडियन है। और जैसे आपका लिम्फ का लिम्फेटिक एलवाई मेरिडियन है, वो सरफेस लेवल पर काम करता है, और ये डीप लेवल पर काम करता है, यानी आर्गन के अंदर टिश्यू टिश्यू के अंदर सेलुलर लेवल पर अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है लिम्फेटिक, तो ओ आर मेरिडियन डीप लिम्फ की मेरिडियन है। और ये रिंग फिंगर में, ये हमारे रिंग फिंगर में अंदर की तरफ रेडियल बोन की तरफ चलती है। बाहर की तरफ ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, अंदर की तरफ आपका। और इस मेरिडियन में कुल 11 बिंदु हैं जो बाइलेटरल हैं, दोनों तरफ। तो क्या है इस इसमें इसकी क्या खास बात है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका स्पेशलिफिकेशन क्या है, इसकी क्या स्पेशल बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऑर्गन डिजेनरेशन बेसिलरी सेलुलर डिजेनरेशन या ऑर्गन डिजेनरेशन। तो एलर्जी लेवल क्या है, आपके आउटर लेवल पर जो भी चीजें डिटॉक्स नहीं हो रही उसको करता है। लेकिन सेलुलर लेवल पर अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है तो ओ आर मेरिडियन का उपचार करना चाहिए। यानी कि अगर आपका, दो चीजें याद रखिए, अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, जैसे आपके पास एक पेशेंट आया और उसकी रिपोर्ट में लीवर के फोर्थ फिफ्थ या सिक्स लेवल में सिस्ट फॉर्मेशन है या नोड फॉर्मेशन है, तो आपको वहां ओ आर मेरिडियन को क्या करना चाहिए, एक बात। दूसरा, वहां सिस्ट फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पर डिस्टरबेंस है आउटर लाइनिंग। क्या दिखाता, आउटर लाइन इरेगुलर है, यानी डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। सूचित है, सुचित शाह साहब है, बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। सिस्ट में सेडेशन करेंगे, या कोई नोट्स बन रही है तो सेडेट करेंगे। लेकिन अगर उसी को डिटॉक्स करना है तो टोन करेंगे। आपने लिम्फ मेरिडियन में क्या देखा था, सरफेस लेवल पर सारा हम सेडेशन की बात कर रहे थे, लेकिन सेलुलर लेवल पर अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा तो अंदर से बाहर ले जाना है। अंदर से बाहर ले जाने के लिए क्या करेंगे, टोन करेंगे। ये बात इसलिए पहले बता रहे हैं क्योंकि कहाँ टोन करेंगे, कहाँ सेडेट करेंगे, एज ए हीलर आपको डिसाइड करना कि आप रिपोर्ट में देखते हैं कि आर्गन के सेलुलर लेवल में प्रॉब्लम है, लेकिन वहां सिस्ट या नोड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसको टोन करेंगे। हाँ, गॉल ब्लैडर स्लज है तो क्या है, दीज आर नॉट ए स्टोन। अगर गॉल ब्लैडर में स्लज है तो टोन करेंगे, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सेडेट करेंगे। स्लज का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें कलेक्ट हो गई हैं, रेत जैसी, रेत जैसी चीजें कलेक्ट हो गई हैं, तो सिस्ट में सेडेट करेंगे। अब देखिए हम आपको क्या बोलते हैं, इसी मेरिडियन में क्या करना होता है कि अगर सिस्टिक फॉर्म है सुचित जी, तो 2-4 दिन हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट को टोन करते हैं, सिस्ट को सिडेट करते हैं, सॉरी। तो सिस्ट को तोड़ते हैं, लेकिन जो उसका कचरा निकला उसको टोन करके हटाते भी हैं 1-2 दिन। तो ये आपको तरीका खुद ही सीखना है। आपको किताबों में ज्ञान मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से ये सारी चीजें होती हैं।
जैसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या करते हैं, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर किसी का पॉइंट 4-5 दिन हमने सेडेशन लगाया तो एक दिन के लिए टोन कर देते हैं कि उसके आसपास जो कचरा टूट के ब्रेक डाउन हुआ वो वहां से रिमूव भी हो जाए। तो ओ आर मेरेडियन से अगर लिम्फ को हटाना है तो टोन करते हैं। जी, बाहर निकालने के लिए टोन करते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, सेल के अंदर होता है। और बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। और तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। तो इसके साथ हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। टोन और सीडेट का, तो जितना अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर सिस्टिक फॉर्म है या नोड्यूलर फॉर्म्स है तो सेडेट करेंगे। और अगर नोड्यूल्स फॉर्म हो, कब होगी, जब फाइब्रोसिस शुरू होगी तभी नोड्यूल्स बने, उससे पहले नहीं बनेगा। तो पहले आप डिटॉक्स करना है तो टोन करिए, बाहर निकालना है कचरा। तो आर्गन डिजेनरेटिव बसेल ट्रीट पेरेनकाइमन एंड एपिथेलियल डिजेनरेशन। तो पेरेनकाइमा फंक्शनल यूनिट है सेल का आपस में मिलने का। अगर अंदर की तरफ डिजनरेशन होने लगा, आउटर लेयर से अंदर की तरफ सेल के अंदर, आप देखिए जितने भी आपने सब पढ़ा होगा, सेल में एक सेंट्रली न्यूक्लियस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें होती हैं। उस सबका अपना कवरिंग होता है। जब वो आपस में मर्ज होने लगते हैं सेल के अंदर, तब ये डिजनरेशन की कंडीशन है, यानी फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में वहां से डिटॉक्स करने के लिए ओआर मेरिडियन के पॉइंट को टोन करिए प्राइमरली। और देखिए क्या है, इट ट्रीट डिजनरेशन चेंज इन होल ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, पूरे एब्डोमेन का जो पॉइंट है कि वो एक कवरिंग में है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। लेकिन सारे ऑर्गन अपने अपने अलग से लेयर पर हैं, जिसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। ट्रीट मेरिडियन मैलिग्नेंसी एंड प्रोग्रेसिव और फ्यूचर मैलिग्नेंसी। तो अगर मैलिग्नेंसी है, सेल के अंदर कचरा भर गया है, गांठ नहीं बनी है, आप इसको टोन कर दीजिए। लेकिन जैसे ही गांठ बने 4-5 दिन टोन करिए, सेडेट करिए, फिर एक दिन टोन कर दीजिए पेशेंट को। तो पेशेंट को ही बता दीजिए कि ये जो येलो मैग्नेट लगा रहे हैं उसको 2 दिन 3 दिन येलो लगा के एक दिन व्हाइट लगा दीजिए। हमने इसके रिजल्ट को अच्छा देखा है। पर्सनली ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें लोग कहते हैं क्यों टोन करें, क्यों सेडेट करें। तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीजें हमें करनी होती है। एंड दिस इज मेरिडियन ऑफ डीप लिम्फ ऑफ द बॉडी, यानी अंदर सरफेस लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर जो हमारा टॉक्सिक सबस्टेंस है वहां से इसको डिटॉक्स करने की मेरिडियन है। ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गन when degeneration conditions such as malignant, नियोप्लास्टिक यानी कैंसरस के उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। अगर कैंसर है और कई सेल्स में फैल रहा है या एक सेल में कैंसर है, तो कुछ दिन एडी मेरिडियन को, सॉरी, ओआर मेरिडियन को सेडेट करिए, फिर टोन करिए। और इस मेरिडियन पर OR1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ ऑल बॉडी। तो कंट्रोल किसका है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। अगर आप हफ्ते में एक बार अपने ओआर मेरिडियन के सीएमपी पॉइंट को टोन कर लेते हैं तो सारे ऑर्गन का कचरा इंटायर ब्रेन से लेके टोस तक निकाल लेंगे। तो कितनी अद्भुत चीजें डॉक्टर वॉल ने दी है। तो हमें कचरा क्या करना है, निकालना है, अंदर से बाहर लाना है, सेल से सरफेस लेवल पर लाना है, और वहां से आउटर लेयर उसको अपने आप क्लीन करेगी। तो ये बहुत सारा ट्रीटमेंट है।
व्हाट इज पेरेनकाइमल डिजेनरेशन? तो पेरेनकाइमल ऊतक a functional element या essential element of organ as isn't this स्ट्रोमा और फॉर्म वर्क। ये एक बनावट होती है जिसमें सारा का सारा सेलुलर स्ट्रक्चर फिक्स होता है। ब्लड वेसल्स, जीआईटी, हार्ट, सभी जगह पर, यानी जितने भी ऑर्गन हैं इन सभी जगह पर एक पेरेनकाइमल लेयर होती है। पेरेनकाइमल लेयर यानी ये फंक्शनल लेयर है, ऑर्गन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको बाहर निकालती है, और जब ये नहीं निकाल पाती है तो ओआर मेरिडियन का उपचार करना चाहिए, इसलिए पेरिकाइमल का डिजनरेशन होता है। व्हाट इज एपिथेलियल डिजनरेशन? तो पेरेनकाइमा के ऊपर लेयर का जो सब लेयर है, इट इज हॉलो ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल, जीआईटी, यूरिनरी ब्लडर, यूट्रस। तो जो ऑर्गन हॉलो हैं जिनके बीच में स्पेस ज्यादा है वो उसके सब लेयर के रूप में एपिथेलियर होती है, जिसको एंडोथेलियम लेयर के रूप में भी जानते हैं। अगर इस डीप लेवल पर भी डीजनरेशन होता है तो इस पर उपचार करना चाहिए। देखिए कितनी सारी बीमारियों का उपचार। दिस मेरेजियन ट्रीट एज ए फॉलोइंग डिजीजेस: क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी जो बोन मैरो है, या हड्डियों का प्रदाह है, इन्फ्लेमेशन है। लोग कहते हैं ना हमें हड्डियों में, पूरी बॉडी की हड्डियों में दर्द होता रहता है, क्रॉनिक है। अगर क्रॉनिक है तो वो और मेरिडियन को टोन कर दीजिए। एम्फाइसेमा यानी जो आपका लंग्स का आवरण है उसमें पस भर जाए, पस भर जाए, सिस्ट फॉर्म नहीं है, पस भर जाए, एम्फाइसेमा, तो आप इसको टोन कर दीजिए ओआर मेरिडियन का। तो ओआर मेरिडियन का कौन सा नंबर टोन होगा डायफ्राम से ऊपर? 2 नंबर। 2 नंबर BM3। अगर आप सिंगल मैग्नेट से करना चाहते हैं तो BM3 से भी कर सकते हैं, BM2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया बड़ा होता है तो BM3 आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्किन डिजीजेस, मल्टीपल मायो मायोलोमाइटिस, यानी बहुत जगह पर, जगह जगह कैंसरस सेल हो, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, उसमें भी इस मेरिडियन का उपचार करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी में क्या करेंगे? टोन करेंगे या सेडेट करेंगे? जी, टीबी में सेडेट करेंगे क्योंकि टीबी गांठ बनती है, नोड्यूल्स बनाती है, सिंपल सी बात है। तो पहले सेडेट करेंगे कुछ दिन, फिर एक आध दिन टोन कर देंगे। यस, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है सुचित जी। इसी तरह की अप्रोच की जरूरत है हमें सभी को, और इस थेरेपी के आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अगर टीबी है तो। रूमेटॉयड अर्थराइटिस, रूमेटॉयड अर्थराइटिस, रूमेटॉयड अलग होती है, रूमेटिक अर्थराइटिस अलग होती है। रूमेटॉयड अर्थराइटिस में ज्वाइंट डी आर्टिकुलेट कर जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो क्या करते हैं, ज्वाइंट को जोड़ने वाले लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है। अगर ये इन्फ्लेमेशन का समय चल रहा हो और ये जॉइंट्स रेडनेस दिख रहे हो, रूमेटॉयड अर्थराइटिस मेनली छोटे ज्वाइंटों में होती है, ध्यान से समझिए, हाथ पैर की फिंगर के छोटे ज्वाइंटों में ज्यादा देखी जाती है। तो अगर ये डी आर्टिकुलेशन का टाइम नहीं है, अगर ये इन्फ्लेम करके सूजे हुए हैं तो इसको सेडेट करना चाहिए। और अगर ये डीआर्टिकुलेट हो गए हो, टेढ़े मेढ़े हो गए हो, विकृत हो गए हो, तो टोन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे ये अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकें। एट ट्रेमोर यानी ब्लड वेसल्स का
या आर्टरीज का या ब्लड वेसल्स का डिजनरेशन हो, उसमें जगह जगह गांठें पड़ जाए, यानी फ्लूइड ठीक से ना निकले, तो ऐसी कंडीशन में रुकावट आ जाए, सिंपली स्लज है तो टोन करना चाहिए, लेकिन अगर गांठें पड़ गई हैं आर्टरीज में तो सेडेट करना चाहिए। इरिथ्रोसाइट और लिपोसाइट कम बनने लगे, इसका कारण बोन मैरो में म्यूकोइड एंड लाइपोइड दोनों प्रकार का डिजनरेशन होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में ओ आर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। ये जो म्यूकोइड एंड लाइपोइड है, ये फ्लूइड जैसी अवस्था होती है, हार्ड नहीं होते। ये हार्ट की कंडीशन बहुत कम देखी गई है। जितने भी मैंने 4-5 केसेस देखे हैं, उसमें हमने देखा कि वो फ्लूइड की कंडीशन में होते हैं, सेमी सॉलिड फ्लूइड की तरह, ये ऐसे धीरे धीरे उलट के चलने वाले। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप टोन करते हैं, आप देखिए लाइपोइड या म्यूकोइड म्यूकस की तरह होते हैं। जैसे आपने म्यूकस देखा होगा कि वो स्टिकी होते हैं, और लाइपोइड मतलब चर्बी, चर्बी जैसे होते हैं। तो इनको टोन करने से उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। तो टोन करेंगे तो इसका इफेक्टिविटी क्या लिखा है? दिवाली के बाद टंग डायग्नोसिस की क्लास। अभी ये क्लास अच्छी नहीं लग रही है, टंग डायग्नोसिस की बात कर रही है। टंग डायग्नोसिस की भी क्लास करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे। इम्पल्सेस का चलना अगर रुक जाता है, ये बताता है कि इसका कारण नर्व्स में लाइपॉइड यानी चर्बी का मिला जुला इफेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, नर्व डिजनरेशन एंडी मेरिडियन और ओ आर मेरिडियन दोनों को टोन करना पड़ेगा। चर्बी सॉलिड नहीं होती, आप दबाओगे तो दबेगी। हार्ड हो, कैल्सिफिकेशन हो तो सेडेट करना चाहिए, या सिस्टिक फॉर्म हो हार्ड, सॉफ्ट हो तो टोन करिए। किडनी में ग्लोमेरुलस लाइपोइड डिजनरेशन होने से यूरिन बनना कम हो जाता है, तो ओआर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर जाता है, तो टोन करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे पास 2 पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया है। तो जिनका यूरिनेशन ज्यादा आता हो, उसका सेडेट करना चाहिए ओआर मेरिडियन। अगर आपके किडनी में टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में डिजनरेशन हो, तो नेफ्रॉन की पोषण क्षमता घट जाती है। तो पोषण क्षमता बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए ओआर मेरिडियन को टोन करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज में डिजनरेशन होने लगता है, कार्टिलेज में डिजनरेशन होने लगता है, तो कार्टिलेज को इंप्रूव करने के लिए ओआर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। सर्वाइकल स्पाइन एंड बेसल जॉइंट ऑफ थंब एंड हिप में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है आर्थराइटिस। तो ऐसे केसेस में ओ आर मेरिडियन को टोन करना चाहिए, जहां पर डीप लिम्फ सप्लाई बढ़ानी है, या वहां पर डीप लिम्फ का अगर कुछ जमा है तो उसको उसका वहां से हटाने के लिए उसको टोन करना चाहिए। डिजीज हाँ? फोर्किन डिजीज पे हाँ? फोर्किंस एचओडी के आईएनएस। हाँ? चलिए ठीक है, कल कर देंगे। और ओआर मेरिडियन का सीन भी पॉइंट रोज टोन करें। रोज कर सकती हैं, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। मेरा फोन कौन सा है? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, एल्ब्यूनस डिजनरेशन ऑफ किडनी लीवर हार्ट। एल्ब्यूमिन कहाँ पर बनता है, कौन बनाता है भाई, लीवर बनाता है। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है जिनको लीवर सिंथेसिस करता है, लीवर के सेल में होता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये एल्ब्यूमिन की मात्रा कम बनती है
तो एल्ब्यूमिन का काम है बॉडी में बॉडी फ्लूइड को सही तरीके से मेंटेन करने से। एल्ब्यूमिन कम बनता है तो भी पैरों के एंकल जॉइंट और आसपास में सूजन आ जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम को भी सर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपका एल्ब्यूमिन डिजनरेशन है, किडनी और लीवर हार्ट तीनों को इफेक्ट करता है। एल्ब्यूमिनेरिया यानी यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन ट्रेस होना, ये प्राइमरी इंडिकेशन है कि लीवर एल्ब्यूमिन की फॉर्मेशन ठीक से नहीं कर रहा है, जो किडनी के सेल को डी जनरेट कर रहे हैं और किडनी के ग्लोमेरुलर सेल्स को, उसके फिल्टर्स को, सबको डैमेज कर रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज। और ये लंबे समय तक 2-4 साल निकल जाती है तो वही पेशेंट सीकेडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए वो आर मेरिडियन को टोन करना चाहिए, जिससे किडनी OR1 से, लीवर OR1 से और हार्ट OR2 से ठीक हो जाता है। और हॉटकिन डिजीज के बारे में कोई पूछ रहा था, ये क्या है? तो जो लिम्फ सेल हैं, अगर उसका कैंसर हो जाता है, लिम्फोइड सेल्स का अगर कैंसर हो जाता है तो उसको हॉटकिंस डिजीज कहते हैं। अगर लिम्फोइड सेल का ही कैंसर हो गया तो ऐसी शरीर में पॉइजन फैल जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं, बोलते हैं कि शरीर में पॉइजन फैल गया, तो हॉटकिंस सेल इज द लिम्फोइड कैंसर। अगर कैंसर है तो इस तरीके का। और लाइपोइड डिजनरेशन इन गॉल ब्लैडर, हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड थायराइड ग्लैंड। तो लाइपोइड का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फैट 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 जमा होने लगता है। फैटी लीवर में भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट है। म्यूकोइड डिजनरेशन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की और आपके स्टमक में, म्यूकोइड डिजनरेशन। तो म्यूकस सेक्रेशन फ्रॉम स्किन एंड थायराइड ग्लैंड। हाइड्रोपिक डिजनरेशन इन लीवर एंड किडनी हार्ट। हाइड्रो मतलब पानी होता है, पानी का डिजनरेशन हो जाए, हाइड्रो मतलब पानी होता है। तो हाइड्रोपिक डिजनरेशन इन किडनी एंड हार्ट एंड लीवर, अगर इन आर्गन में पानी की मात्रा कम हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी की मात्रा है। अगर शरीर में पानी का डिजनरेशन, डिहाइड्रेट हो जाना जिसको कहते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपको OR मेरिडियन को टोन करना चाहिए। पॉली एट्राइटिस न्यूडोसा, यानी आपकी आर्टरीज के अंदर छोटे 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 गांठ बन करके इन्फ्लेमेशन कराती है और ब्लड को थक्का जमा देती है। बहुत जल्दी जिनका ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है और जगह जगह ब्लड के थक्के आते हैं, उसकी कंडीशंस में एडी मेरिडियन को टोन करना चाहिए। और ये सब वही होते हैं, म्यूकोइड एंड लाइपोइड सेल्स ही ज्यादा होते हैं। डिसमिनेट ल्यूपस इरिथ्रोमाइटोसिस। ल्यूपस एक डिजीज होती है, आप लोगों ने सुना होगा, और ये बहुत ही नॉन क्योरेबल डिजीज है ल्यूपस। इसका नाम ही ल्यूपस है, तो इसीलिए इसका नाम ल्यूपस के नाम से ही बताया गया है। तो ल्यूपस इरिथ्रोमाइटोसिस, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और मियोसिस एंड माइटोसिस दो तरह के डिवीजन है। तो ब्लड में एक तरीके का माइटोसिस डिवीजन, एक से दो सेल बनना और वो आपस में मर्ज कर जाती है। और मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से 16, इस तरह का बनते चले, 16 से 64। तो ये मियोसिस है। माइटोसिस है तो एक से दो, दो से चार, ऐसे ही होगा, 4 से 8। स्लो प्रोसेस है डीजनरेशन का माइटोसिस। मियोसिस इज द फास्टर डीजनरेशन। तो जब सेल के अंदर ल्यूपस ल्यूपस तरीके का चेंज होने लगता है, लूप बना लेता है, तो ये उसका भी ट्रीटमेंट अगर होता है तो OR मेरिडियन पर
सेडेट करना, अगर ल्यूपस बनता है तो ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, तो इसको टोन करना चाहिए। और डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा डर्मा, अगर आपके ऊपर स्किन की मोटी खाल बनती है और उस पर से स्केलिंग होती रहती है, छूटती रहती है, छूटती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में वो ड्राई डिहाइड्रेट होती है, ओआर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है हार्ट बॉल, अभी आपने देखा था एडी मेरिडियन में, तो यहाँ पर ओआर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई स्प्लीन किडनी by capillaries and arteries due to the hairline degeneration, तो ऐसे कंडीशन में अगर डीजनरेशन है, वहां ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो ओआर मेरिडियन को टोन करिए। और एक बहुत खास है मैलिग्नेंट प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, इसमें भी ओआर मेरिडियन को टोन करना चाहिए। और स्ट्रिक्चर, ब्लैडर में स्ट्रिक्चर आ जाए, टेढ़ापन आ जाए, तो भी टोन करना चाहिए। रिडक्शन ऑफ एक्सपेलिंग पावर ऑफ द इंटेस्टाइन, देखिए क्या लिखा है कि अगर आंतों का एक्सपेलिंग पावर यानी उसकी मूवमेंट कम हो जाए और वेस्ट प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना कम कर दे, तो ड्यू टू द डीजनरेशन काजिंग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो इसको टोन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैलिग्नेंसी ऑफ रेक्टम, रेक्टम की मैलिग्नेंसी है, रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, तो अंदर से फ्लूइड बाहर निकालना है, वार को टोन करना चाहिए। मैलिग्नेंसी ऑफ माउथ, टंग, जा, थ्रोट, तो हम लोग तो टोन करते हैं भाई। मैलिग्नेंसी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट में अगर गांठ नहीं है, सिस्टिक फॉर्म नहीं है, मैलिग्नेंसी है, ट्यूबुलर है, ट्यूब मोटी होके फ्लूइड नहीं निकल रहा है, तो ट्यूबुलर टाइप की जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसको डॉक्टर जल्दी रिमूव भी नहीं करते, ये आप समझ लीजिए। तो ओ आर को टोन करेंगी, ओ आर टू को, तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट पेज है ओ आर मेरिडियन का, पेज 58 एंड 54, ओ आर मेरिडियन का। तो देखिए क्या है, ये अंदर की तरफ जड़ में ये पॉइंट है ओ आर 1, तो ये है पेरेन्काइमल डिजेनरेशन, चेंज ऑफ ऑल द एब्डोमेन एंड पेल्विस ऑर्गन, ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ओ आर 1 एंड ओ आर 1 भी CMP पॉइंट टोन करना चाहिए जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। और आपके लोअर एब्डोमेन में कहीं पर भी कैंसरस है, तो ओ आर को टोन करना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। ओ आर 1-1 बिल्कुल इसी के साथ, ओ आर 1 के साथ आपका जो वात ज्वाइंट है उसके नीचे नाखून की तरफ जो हिस्सा है वहां पर ओ आर 1-1 है। ये लिम्फेटिक बर्डनिंग फ्रॉम सेलुलर डिजेनरेशन या ऑर्गन डिजेनरेशन, सेल के अंदर किसी भी तरह का डिजेनरेशन हो रहा है, तो ये उसका मेजरमेंट पॉइंट है। और डिजेनरेशन किस हद तक गई है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित कितना कर चुका है। तो वार 1-1 से आपको ये पता चलता है कि किसी भी ऑर्गन में, इंटायर बॉडी के ऑर्गन में किस लेवल का डीजनरेशन है। तो हमारे पास डर्माट्रॉन नहीं है जो एवरेज 50 की यूनिट दिखाता है और फिर ज्यादातर, यानी तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोब से इसको सॉफ्ट प्रेशर से, मीडियम प्रेशर से, हार्ड प्रेशर से चेक कर लेना है। तो अगर छूते ही दर्द हो रहा हो या जैसे करंट सा लग रहा हो, तो समझना चाहिए ये CBL लेवल का है, क्रॉनिक है। तो आपको इस पॉइंट को टोन करना चाहिए। और बाथ ज्वाइंट से नीचे, फिफ्थ ज्वाइंट की तरफ, ज्वाइंट के ठीक नीचे OR1A है, दिस इज द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ autonomic instability due to the
फॉल्टी स्पाइनल इनर्वेशन। अब देखिए क्या है, जो स्पाइन के माध्यम से फॉल्टी इनर्वेशन होता है, गलत संदेश दिया जाता है। दिस इज द डीजनरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ऑटोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? स्वचालित, यानी जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता। तो आपकी स्पाइन से दो नर्व्स निकली होती हैं, जिसको इफरेंट और एफरेंट नर्व कहते हैं। तो नाभि से आर्गन की तरफ इफरेंट नर्व ई डबल एफ, और ए डबल एफ पेरीफेरी से सेंटर, जो पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है। एफरेंट इफरेंट सिंपैथेटिक की तरह काम करती है। तो उस तरह का डिजनरेशन अगर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है OR1A। तो आपका जो ऑटोनॉमिक स्ट्रीनिंग है, यानी नर्व्स का अपने आप स्वचालित, वो फेल्ड हो जाता है, कभी ज्यादा कभी कम करने लगता है। जैसे हार्ट की धड़कन एकदम से बढ़ गई और आपको पता नहीं चला, तो कहाँ से आता है? थोरेसिक 3-4 के बीच से, या 4-5 के बीच से। तो थोरेसिक 4-5 से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो फॉल्स मैसेज दे रही है। तो उसमें OR1A टून करना चाहिए कि वो उसकी ऑटोनॉमिक सिस्टम को करेक्ट कर सके। और OR1B इज द CMP पॉइंट, control measurement point of entire system of excluding endocrine and mammary gland। इंडोक्राइन के साथ क्यों हो रहा है? जब भी सेल के अंदर कैंसर डिजनरेशन है, उसके लिए केमिकल चेंजिंग इंपॉर्टेंट। और आपके आर्गन से जो सेक्रीशंस होते हैं, वो एक्सोक्राइन सेक्रीशंस होते हैं, लेकिन वो भी केमिकल है। लेकिन हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है, वो भी इंडोक्राइन सेक्रीशन है, वो भी OR मेरिडियन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जहां पर जैसा प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से OR मेरिडियन का आप कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, यानी हार्मोन के सेक्रीशन, इंडोक्राइन सेक्रीशन, हार्मोन के सेक्रीशन का कम और ज्यादा हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, या मेमोरी ग्लैंड के सेक्रीशन का कम और ज्यादा हो जाना, और आर्गन के द्वारा जो इंटायर बॉडी में आर्गन है, उसके द्वारा जो केमिकल सेक्रेट होता है, उसका कम और ज्यादा हो जाना। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से लेकर के संपूर्ण आर्गन को ट्रीट करता है। अब देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जिनका हार्मोन्स फॉर्मेशन ठीक होता है, वो लोग हार्मोनाइज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जिनके हार्मोन्स के फॉर्मेशन में इम्बैलेंस होता है, वो व्यक्ति कभी खुश, कभी दुखी, कभी अनहैप्पी, कभी हैप्पी रहता है। तो हार्मोनाइज करने के लिए किसी ने पूछा कि क्या रोज टोन करें, तो कर सकते हैं। ओबेसिटी में क्या अगर ओबिसिटी है तो फैट बढ़ रहा है, टोन करना होगा। फैटी लिवर? फैटी लीवर में भी टोन करेंगे, क्योंकि फैट जमा हो रहा है। अभी तो आपने पढ़ा ना कि म्यूकोइड एंड लिम्फोइड सेल, लिम्फोइड सेल्स, तो उसमें टोन करना होगा। OR1B। और आपके पित्त ज्वाइंट के ठीक नीचे OR1C, degenerative changes in whole of the peritoneum। इंटायर बॉडी में जितनी भी आउटर कवरिंग है आर्गन और सेल की, सबका पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जहां भी ये सेल डीजनरेट करेंगे, वहीं कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो इस सेल को क्या करना है? टोन करके स्मूथ बना देना है। और इसके बाद आपके इस जड़ में OR1D है। OR1D डीजनरेटिव चेंजेज इन होल ऑफ द प्लूरा। अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्लूरिसी हो गया है, लंग्स की टीबी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में डीजनरेटिव चेंज ऑफ लंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है OR1D। OR1D किसके साथ? OR2 के साथ, और साथ में AD1B, AD2। एलर्जिक भी होगा, कुछ भी होगा तो कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है OR3,
सॉरी OR2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल आपके ज्वाइंट के पीछे के हिस्से में, जो आपका कफ ज्वाइंट है उसके नीचे। तो OR2 है डी जनरेशन ऑर्गन ऑफ चेस्ट एंड नेक। अगर नेक और चेस्ट में कोई डिजनरेशन है, आपके आपके कान के पीछे ऊपर नीचे कोई लिम्फोइड टिश्यू दिख रहा है कि वो दब रहा है, दबता है, दर्द कर रहा है, लेकिन अगर गांठ है तो थोड़े दिन सेडेट करिए, फिर टोन कर दीजिए। और OR3 पेरेन्काइमल डिजनरेशन इन हेड रीजन। तो जो OR1, 2 और 3 का काम है, वो काम करता है OR4, OR5, OR6, जिसकी हाथ की फिंगर कटी होती है। उसके लिए डॉक्टर वॉल ने इसका एडिशनल नाम दिया OR4 लाइक OR1, OR5 लाइक OR2, OR6 लाइक OR3। तो OR6 हेड रीजन के लिए, OR5 चेस्ट रीजन के लिए, OR4 डायफ्राम से नीचे लेग तक के लिए। तो आज हम लोग इस पर बात कर रहे थे। आर्गन डिजनरेशन में विटामिन ए, पत्तेदार सब्जियां, गाजर और फलों को खाने के लिए परामर्श दें। तो जिनको डिजनरेटिव प्रॉब्लम है और कैंसरस डिजनरेशन है, उनको पत्तेदार सब्जियां, गाजर, फल, फ्रूट को ज्यादा प्रोवाइड करिए कि खाएं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कल हम लोग पैर की मेरिडियन पर बात करेंगे। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।